लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 22। सुमन ने गुस्से में कहा, तो क्या मैंने जानबूझकर गिरा दिया? दीनानाथ बोले, तुम्हारे मन का हाल कौन जाने। सुमन ने कहा, अच्छा जाइए, जानकर ही गिरा दिया। दीनानाथ फिर बोले, अरे तो मैं कुछ कहता हूँ, जी चाहे और गिरा दो। सुमन बोली, बहुत होगा, आपके कपड़ों की कीमत ले लीजिएगा। दीनानाथ ने कहा, खफा क्यों होती हो सरकार, मैं तो कह रहा हूँ गिरा दिया, अच्छा किया। सुमन फिर बोली, इस तरह कह रहे हैं मानो मेरे साथ बड़ी रियायत कर रहे हैं। दीनानाथ ने कहा, सुमन क्यों लज्जित करती हो? सुमन बोली, जरा सा कपड़े खराब हो गए, उस पर ऐसे जामे से बाहर हो गए। यही आपकी मोहब्बत है, जिसकी कथा सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आज इसकी कलई खुल गई। जादू सिर पर चढ़ के बोला, आपने अच्छे समय पर मुझे सचेत कर दिया। अब कृपया करके अपने घर जाइए, यहाँ फिर ना आइएगा। मुझे आप जैसे मियाँ मिट्ठुओं की ज़रूरत नहीं है। विट्ठलदास ऊपर बैठे हुए कौतुक देख रहे थे। समझ गए कि अब अभिनय समाप्त हो गया। नीचे उतर आए। दीनानाथ ने एक बार चौंक कर उन्हें देखा और छड़ी उठाकर शीघ्रतापूर्वक नीचे चले गए। थोड़ी देर बाद सुमन ऊपर से उतरी। वह केवल एक उजली साड़ी पहने थी, हाथों में चूड़ियां तक न थी। उसका मुख उदास था, लेकिन इसलिए नहीं कि यह भोग विलास सब उससे छूट रहा था, वरन इसलिए कि वह अग्निकुंड में गिरी क्यों थी। इस उदासीनता में मलिनता ना थी, वरन एक प्रकार का संयम था। यह किसी मदिरा सेवी मुख का छाने वाली उदासी नहीं थी, बल्कि उसमें त्याग और विचार आभासित हो रहा था। विट्ठलदास ने मकान में ताला डाल दिया और गाड़ी के कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। बाजारों की दुकानें बंद थीं, लेकिन रास्ता चल रहा था। सुमन ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे आगे लालटेन की एक सुंदर माला दिखाई दी, लेकिन ज्यों-ज्यों गाड़ी बढ़ती थी, त्यों-त्यों वह प्रकाशमाल भी आगे बढ़ती जाती थी। थोड़ी दूर पर लालटेन मिलती थी, पर वह ज्योतिर्मयला अभिलाषाओं के सदृश दूर भागती जाती थी। गाड़ी वेग से जा रही थी। सुमन का भावी जीवन यान भी विचार सागर में वेग के साथ हिलता डगमगाता तारों के ज्योतिर्लिज में उछलता चला जाता था। सदन प्रातः काल घर गया तो अपनी चाची के हाथ में कंगन देखा। लज्जा से उसकी आंखें जमीन में गड़ गईं। नाश्ता करके जल्दी से बाहर निकल आया और सोचने लगा, यह कंगन उन्हें कैसे मिल गया? क्या यह संभव है कि सुमन ने उसे यहाँ भेज दिया हो? वह क्या जानती है कि कंगन किसका है? मैंने तो उसे अपना पता भी नहीं बताया है। हो सकता है कि यह उसी नमूने का दूसरा कंगन हो, लेकिन इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकता है? सुमन ने अवश्य मेरा पता लगा लिया है और चाची के पास यह कंगन भेज दिया है। सदन ने बहुत विचार किया, किंतु हर प्रकार से वह इसी परिणाम पर पहुंचा था। उसने फिर सोचा, अच्छा मान लिया जाए कि उसे मेरा पता मालूम हो गया, तो क्या यह उचित था कि वह मेरी दी हुई चीज को यहाँ भेज देती? यह तो एक प्रकार का विश्वासघात है। अगर सुमन ने मेरा पता लगा लिया है, तब तो वह मुझे मन में धूर्त पाखंडी जलिया समझती होगी। कंगन की चाची के पास भेजकर उसने यह भी साबित कर दिया कि वह मुझे चोर भी समझती है। आज संध्या समय सदन को सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। चोर दगाबाज बनकर उसके पास कैसे जाए? उसका चित्त खिन्न था। घर पर बैठा बुरा मालूम होता था। उसने यह सब सहा, पर सुमन के पास न जा सका। इस भांति एक सप्ताह बीत गया। सुमन से मिलने की उत्कंठा नित्य प्रबल होती जाती थी और शंकाएं इस उत्कंठा के नीचे दबती जाती थी। संध्या समय उसकी दशा उन्मत्तों की सी हो जाती थी। जैसे बीमारी के बाद मनुष्य का चित्त उदास रहता है, किसी से बातें करने को जी नहीं चाहता था। उठना बैठना पहाड़ हो जाता था। जहाँ बैठता है वहीं का हो जाता है। वही दशा इस समय सदन की थी। अंत में वह अधीर हो गया। 8वें दिन उसने घोड़ा कसाया और सुमन से मिलने चला। उसने निश्चय कर लिया था कि आज चलकर उससे अपना सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगा। जिससे प्रेम हो गया उससे अब छिपाना कैसा? हाथ जोड़कर कहूँगा, सरकार बुरा हूँ तो भला हूँ तो अब आपका सेवक हूँ, चाहे जो दंड दो, सिर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। चोरी की
की चाहे दगा दिया, अब तुम्हारे प्रेम में निमित्त किया, अब क्षमा करो। विषय वासना, नीति, ज्ञान और संकोच किसी से रोके नहीं रुकता। इसके नशे में हम सब बेसुध हो जाते हैं। वह व्याकुल होकर 5 बजे ही निकल पड़ा और घूमता हुआ नदी के तट पर आ पहुंचा। शीतल मंद वायु उसके तपते हुए शरीर को अत्यंत सुखद मालूम होती थी और जल की निर्मल श्याम सुवर्ण धारा से रह रह कर उछलती हुई मछलियां ऐसे मालूम होती थी मानो किसी सुंदरी के चंचल नयन भीन घूंघट से चमकते हों। सदन घोड़े से उतरकर कगार पर बैठ गया और इस मनोहर दृश्य को देखने में मग्न हो गया। अकस्मात उसने एक जटाधारी साधु को पेड़ों की आड़ से अपनी तरफ आते देखा। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और नेत्र लाल थे। ज्ञान और युग की प्रतिभा की जगह उसके मुख से एक प्रकार की सरलता और दया प्रकट होती थी। उसे अपने निकट देखकर सदन ने उठकर सत्कार किया। साधु ने इस ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया मानो उससे परिचित है और बोला, सदन, मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे हित की एक बात कहना चाहता हूँ। तुम सुमन बाई के पास जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम नहीं जानते हो वह कौन है। प्रेम के नशे में तुम्हें उसके दूषण नहीं दिखाई देते। तुम समझते हो कि वह तुमसे प्रेम करती है, किंतु यह तुम्हारी भूल है। जिसने अपने पति को त्याग दिया वह दूसरों से क्या प्रेम निभा सकती है। तुम इस समय वहीं जा रहे हो। साधु का वचन मानो, घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह कहकर वह महात्मा जिधर से आए थे उधर ही चल दिए और उससे पूर्व की सदन उनसे कुछ जिज्ञासा करने के लिए सावधान हो सके वह आंखों से ओझल हो गए। सदन सोचने लगा, यह महात्मा कौन है, यह मुझे कैसे जानते हैं, मेरे गुप्त रहस्यों का इन्हें कैसे ज्ञान हुआ। कुछ उस स्थान की निर्वृत्ता, कुछ अपने चित्त की स्थिति, कुछ महात्मा के आकस्मिक आगमन और उनकी अंतर्दृष्टि ने उसकी बातों को आकाशवाणी से तुल्य बना दिया। सदन ने मन में किसी भावी अमंगल की आशंका उत्पन्न हो गई। उसे सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। वह घोड़े पर बैठा और इस आश्चर्यजनक घटना की विवेचना करता घर की तरफ चल दिया। जब से सुभद्रा ने सदन पर अपने कंगन के विषय में संदेह किया था तब से पद्म से उससे रुष्ट हो गए थे। इसलिए सुभद्रा का यहाँ अब जीना लगता था। शर्मा जी भी इसी फिक्र में थे कि सदन को किसी तरह यहाँ से घर भेज दूं। अब सदन का चित्त भी यहाँ से उचाट हो रहा था। वह भी घर जाना चाहता था लेकिन विषय में मुंह न खोलता था। सदन ने भी चलने की तैयारी कर दी। शर्मा जी ने सोचा था कि वह अब हीला हवाले करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय 8 बजे थे। 2 बजे दिन को गाड़ी जाती थी, इसलिए शर्मा जी कचहरी न गए। कई बार प्रेस से विवश होकर घर में गए, लेकिन सुभद्रा को उनसे बातचीत करने की फुर्सत कहाँ। वह अपने गहने कपड़े और मांग चोटी में मग्न थी। कुछ गहने खटाई में पड़े थे, कुछ महरी साफ कर रही थी, पानदान माजा जा रहा था। पड़ोस की कई स्त्रियां बैठी हुई थी। सुभद्रा ने आज खुशी से खाना भी नहीं खाया। पूड़ियाँ बनाकर शर्मा जी और सदन के लिए बाहर ही भेज दी। यहाँ तक कि 1 बज गए। जीतन ने गाड़ी लाकर द्वार पर खड़ी कर दी। सदन ने अपने ट्रंक और बिस्तर आदि रख दिए। उस समय सुभद्रा को शर्मा जी की याद आई। महरी से बोली, जरा देख तो कहाँ है, बुला लाओ। उसने आकर बाहर देखा, कमरे में झांका, नीचे जाकर देखा शर्मा जी का पता न था। सुभद्रा ताड़ गई, बोली, जब तक वह न आएंगे मैं न जाऊंगी। शर्मा जी कहीं बाहर न गए थे, ऊपर छत पर जाकर बैठे थे। जब 1 बज गया और सुभद्रा ना निकली तब झुंझलाकर घर में गए और सुभद्रा से बोले, अभी तक तुम यहीं हो, 1 बज गया। सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। चलते चलते शर्मा जी की यह रुखाई अखर गई। शर्मा जी अपनी निष्ठुरता पर पछताए। सुभद्रा के आंसू पहुँचे गले से लगाकर और लाकर गाड़ी में बैठा दिया। स्टेशन पर पहुँचते ही गाड़ी छूटने ही वाली थी। सदन दौड़कर गाड़ी में जा बैठा। सुभद्रा बैठने ही न पाई थी कि गाड़ी छूट गई। वह खिड़की पर खड़ी शर्मा जी को ताकती रही और जब तक वह आंखों से ओझल न हो गए वह खिड़की से न हटी। संध्या समय गाड़ी ठिकाने पर पहुंची। मदन सिंह पालकी और घोड़ा लिए स्टेशन मौजूद थे। सदन ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए। ज्यों ज्यों गांव निकट आता सदन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। जब गांव
पड़ा तो वह उतर पड़ा और वेग के साथ गांव की तरफ चला। आज उसे अपना गांव बहुत सुनसान मालूम होता था। सूर्यास्त हो गया था। किसान बैलों को हाँकते खेतों में चले आते थे। सदन किसी से कुछ न बोला, सीधे अपने घर में चला गया और माता के चरण छुए। माता ने छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। भामा बोली, और वे कहाँ रह गई? सदन ने कहा, आते हैं, मैं सीधे खेतों में से चला आया। भामा बोला, चाचा चाची से जी भर गया ना? तुम्हें प्रेम की थाह ले रहा था। इतने दिन में तुमसे 25 रुपये ही लिए। चाचा से 700 ले चुका। 400 का तो एक घोड़ा ही लिया। रेशमी कपड़े बनवाए। शहर में रईस बना घूमता था। सवेरे चाची ताज़ा हलवा बना देती थी। उस पर सेर भर दूध, 30 से पहर मेवे और मिठाइयाँ। मैंने वहाँ जो चैन किया वह कभी ना भूलूंगा। मैंने भी सोचा कि अपनी कमाई में से चैन कर चुका, इस अवसर पर क्यों चूकूं। सभी शौक पूरे कर लिए। भामा को ऐसा अनुमान हुआ कि सदन की बातों में कुछ निराला बनाया गया है, उसमें कुछ शहरीपन आ गया है। सदन ने अपने नागरिक जीवन का उस उत्साह से वर्णन किया जो युवा काल का गुण है। सलर भामा का हृदय सुभद्रा की ओर से निर्मल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के मान्य पुरुष निर्मित्र हुए और उनके सामने सदन का फलदान चढ़ गया। सदन की प्रेम लालसा उस समय ऐसे प्रबल हो रही थी कि विवाह की कड़ी धर्म बेड़ी को सामने रखकर वह चिंतित न हुआ। उसे सुमन से जो प्रेम था उसमें तृष्णा ही का आधिक्य था। सुमन उसके हृदय में रहकर भी उसके जीवन का आधार न बन सकी थी। सदन के पास यदि कुबेर का धन होता तो वह सुमन को अर्पण कर देता। वह अपने जीवन के संपूर्ण सुख उसको भेंट कर सकता था, किंतु अपने दुख से, विपत्ति से, कठिनाइयों से, नैराश्य से वह उसे दूर रखता। उसके साथ वह सुख का आनंद उठा सकता था, लेकिन दुख का आनंद नहीं उठा सकता था। सुमन पर उसे वह विश्वास कहाँ था जो प्रेम का प्राण है। अब वह कपट प्रेम के मायाजाल से मुक्त हो जाएगा। अब उसे वह रूप धरने की आवश्यकता नहीं। वह प्रेम को यथार्थ रूप से देखेगा और यथार्थ रूप से दिखाएगा। यहाँ उसे वह अमूल्य वस्तु मिलेगी जो सुमन के यहाँ किसी प्रकार नहीं मिल सकती थी। इन विचारों ने सदन को इस नए प्रेम के लिए लालायित कर दिया। अब उसे केवल वही संशय था कि कहीं बधू रूपवती ना हुई तो। रूप लावण्य प्राकृतिक गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वभाव एक उपार्जित गुण है जिसमें शिक्षा और सत्संग में सुधार हो सकता है। सदन ने इस विषय में ससुराल के नाई से पूछताछ करने की ठानी। उसे खूब भंग पिलाई, खूब मिठाइयाँ खिलाई, अपनी एक धोती उसको भेंट दी। नाई ने नशे में आकर वधू की ऐसी लंबी प्रशंसा की जिससे नक्श का ऐसा चित्र खींचा कि सदन को इस विषय में कोई संदेह न रहा। यह नक्श सुमन से बहुत कुछ मिलता था। अतएव सदन नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए और भी उत्सुक हो गया। स्त्रियों को यदि गहने बनवाए होते तो वह अमानत हो जाती। लड़कियों के विवाह अमानत की मार्फत तय होते। रहना में, बहना में दस्तावेज अमानत ही के परामर्श के लिए जाते। मामले मुकदमे उन्हीं के द्वारा दायर होते। और मज़ा यह था कि उनका यह दबाव और सम्मान उनकी सज्जनता के कारण नहीं था। गांव वालों के साथ उनका व्यवहार शुष्क और रूखा होता था। वह बेलाग बात करते थे, लल्लो चप्पो करना न जानते थे, लेकिन उनके कटु वाक्यों को लोग दूध के समान पीते थे। मालूम नहीं उनके स्वभाव में क्या जादू था। कोई कहता था यह उनका इकबाल है, कोई कहता था इसे महावीर का इष्ट है, लेकिन हमारे विचार में उनके मानव स्वभाव के ज्ञान का फल था। जानते थे कि कहाँ झुकना है, कहाँ तनना चाहिए। गांव वालों से तनने में अपना काम सिद्ध होता था, अधिकारियों से झुकने में। थाने और तहसील के सामने चपरासी से लेकर तहसीलदार तक सभी उन पर कृपा दृष्टि रखते थे। तहसीलदार साहब के लिए वह वर्ष फल बनाते, डिप्टी साहब को भावी उन्नति की सूचना देते, कानून गो और कुर्क
अमीन उनके द्वार पर बिना बुलाए मेहमान बने रहते, किसी को मंत्र देते, किसी को भगवत गीता सुनाते और जिन लोगों की श्रद्धा इन बातों पर ना थी उन्हें मीठे आचार और नवरत्न की चटनी खिलाकर प्रसन्न करते। थानेदार साहब उन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। जहाँ ऐसे उनकी दाल न गलती वहाँ पंडित जी की बदौलत 5 उंगलियां घी में हो जाती। भला ऐसे पुरुष की गांव वाले क्यों न पूजा करते। उमानाथ को अपनी बहन गंगाजली से प्रेम था, लेकिन गंगाजली को महके जाने के थोड़े ही दिनों के पीछे ज्ञात हुआ कि भाई का प्रेम भावज की अवज्ञा के सामने नहीं ठहर सकता। उमानाथ बहन को अपने घर लाने पर मन में बहुत पछताते। वे अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए ऊपरी मन से उसके हाँ में हाँ मिला दिया करते। गंगाजली को साफ कपड़े पहनने की क्या अधिकार है। शांता का पालन पढ़ने चाहते थे, किंतु लाड़ प्यार से हुआ। वह उसे उमानाथ की लड़कियों के बराबरी करने का क्या अधिकार है। उमानाथ स्त्री की इन द्वेषपूर्ण बातों को सुनते और उनका अनुमोदन करते। गंगाजली को जब क्रोध आता तो वह उसे अपने भाई पर ही उतारती, उसे डांट देते तो मजाल थी कि वह यूं से मेरे पीछे पड़ जाती। उमानाथ को जब अवसर मिलता तो वह गंगाजली को एकांत में समझा दिया करते, किंतु एक तो जहां भी उन्हें ऐसे अवसर मिलते ही न थे, दूसरे गंगाजली को भी उनकी सहानुभूति पर विश्वास न आता था। इतने में जान बीबी आ गई। ये बातें उनके कान में पड़ी। बोली, हाँ हाँ दौड़ो, वैद्य को बुलाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मुझे महीने ज्वर आता रहा, तब वैद्य के पास ना दौड़े। मैं भी ओढ़ कर पड़ रही थी तो तुम्हें मालूम होता था कि उसे कुछ हुआ है, लेकिन मैं कैसे पड़ रही थी। घर की चक्की कौन पीसता, मेरे कर्म में क्या सुख भोगना बदा है। उमानाथ का उत्साह शांत हो गया। वैद्य को बुलाने की हिम्मत ना पड़ी। वे जानते थे कि वैद्य बुलाए तो गंगाजली को जो 2-4 महीने जीने हैं वह भी न जी सकेगी। गंगाजली की अवस्था दिनों दिन बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उसे ज्वर तिरास हो गया। जीने की आशा न रही। जिस उदर से सागू के पचाने की भी शक्ति न थी, वह जौ की रोटी कैसे पचाता। निदान उसका जर्जर शरीर इन कष्टों को और अधिक न सह सका। 6 मास बीमार रहकर वह दुखिया अकाल मृत्यु का ग्रास बन गई। शांता का अब संसार में कोई ना था। सुमन के पास उसने 2 पत्र लिखे, लेकिन वहां से कोई जवाब न आया। शांता ने उसका बहन ने भी नाता तोड़ दिया। विपत्ति में कौन साथी होता है। जब तक गंगाजली जीती थी, शांता उसके आंचल में मुंह छिपाकर रो लिया करती थी। अब वह अवलंब भी न रहा। अंधे के हाथ में लकड़ी जाती रही। शांता जब तब अपनी कोठरी के कोने में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन घर के कोने और माता के आंचल में बड़ा अंतर है। एक शीतल जल का सागर है, दूसरा मरुभूमि। शांता को अब शांति नहीं मिलती। उसका हृदय अग्नि के सदृश दहता रहता। वह अपनी मामी और मामा को अपनी माता का घातक समझती है। जब गंगाजली जीती थी तब शांता उसे कटु वाक्यों से बचाने के लिए यत्न करती रहती थी। वह अपनी मामी के इशारों पर दौड़ती थी, जिससे वह माता को कुछ न कह सके। एक बार गंगाजली के हाथ से घी की हांडी गिर पड़ी थी। शांता ने मामी से कहा था, यह मेरे हाथ से छूट पड़ी। इस पर उसने खूब गालियां खाई। वह जानती थी कि माता का हृदय व्यंग की चोटें नहीं सह सकता, लेकिन अब शांता को उसका भय नहीं। वह निराधार होकर बलवती हो गई। अब वह इतनी सहनशील नहीं है। उसे जल्द क्रोध आ जाता है। वह जली कटी बातों का बहुधा उत्तर भी दे देती। उसने अपने हृदय को कड़ी से कड़ी यातना के लिए तैयार कर लिया। मामा से यह दबती है, लेकिन मामी से नहीं दबती। सार्वजनिक संस्थाएं भी प्रतिभाशाली मनुष्य को मोहताज होती हैं। यद्यपि विट्ठलदास के अनुयायियों की कमी न थी, लेकिन उनमें प्रायः सामान्य अवस्था के लोग थे। ऊंची श्रेणी के लोग उनमें दूर भागते थे। पद्मश्री के सम्मिलित होते ही इन संस्थान में जान पड़ जाती थी। नदी की पतली धार उमड़ पड़ी। बड़े आदमियों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन पर कुछ कुछ विश्वास करने लगे। पद्म से अकेले न आए। बहुधा किसी काम को अच्छा समझकर ही हम उनसे हाथ लगाते हुए डरते थे। नक्कू बन जाने का भय लगा रहता था।
हम बड़े आदमियों के आ मिलने की राह देखा करते। ज्यों ही किसी ने रास्ता खोला हमारी हिम्मत बन जाती। हमको हंसी का डर नहीं रहता, अकेले हम अपने घर में भी डरते हैं। दो होकर जंगलों में भी निर्भय रहते हैं। प्रोफेसर रमेश दत्त, लाला भगवत राज और मिस्टर रुस्तम भाई गुप्त से विठलदास की सहायता करते रहते थे। अब वह खुल पड़े। सहायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विठलदास सुधार के विषय में मृदुभाषी बनना अनुचित समझते थे, इसलिए उनकी बातें रुचिकर न होती थी। मीठी नींद सोने वालों को उनका कठोर नाद अप्रिय लगता था। विठलदास को इसकी चिंता न थी। पद्मसेन धनी मनुष्य थे। उन्होंने बड़े उत्साह से वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थानों से निकालने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों में 2-4 सज्जन विठलदास के भक्त भी थे, किंतु वे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए यथेष्ट साहस न करते थे।